सादर प्रणाम। मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। चर्चा के तहत एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जिसकी शुरुआत मुंबई से हुई, पर उसकी आंच अब पूरे देश में महसूस की जा रही है। महाराष्ट्र की सियासत में एक नाम है अबू आजमी। अबू आजमी समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। यूं समाजवादी पार्टी का मुंबई या महाराष्ट्र की जनता में कोई खास वजूद नहीं है, एक सामान्य किस्म की उपस्थिति भी नहीं है, पर अबू आजमी की अपनी एक हैसियत है। व्यक्तिगत रूप से उनकी अपनी एक शख्सियत है और उस शख्सियत के साथ में कहीं ना कहीं कुछ जन समर्थन है, जिसके तहत वह जनप्रतिनिधि के तौर पर सदन में पहुंचने में कामयाब भी होते हैं। उन अबू आजमी के किरदार को एक तरफ रखिए। दूसरा महत्वपूर्ण घटनाक्रम यह है कि इस समय देश में एक पिक्चर की धूम है, एक सिनेमा, नाम है उसका छावा। बड़े महान लेखक हुए मृत्युंजय सावंत, शिवाजी सावंत उनका वास्तविक नाम है, पर उन्होंने एक किताब लिखी थी मृत्युंजय। उसने उन्हें मृत्युंजय सावंत के रूप में भी प्रसिद्धि दिलाई। ऐसा लगा जैसे शिवाजी सावंत का जन्म ही इस किताब को लिखने के लिए हुआ था। वो जो मृत्युंजय किताब है, अगर आपने पढ़ी हो तो वह कर्ण का एक प्रकार से आत्मकथा है। अद्भुत किस्म की किताब है। उन्हीं शिवाजी सावंत ने एक और किताब लिखी, उसका नाम था छावा। वो छत्रपति शिवाजी के बेटे संभाजी पर केंद्रित थी। उसको आधार मानते हुए विक्की कौशल के अभिनय से सजी हुई फिल्म इस समय धूम मचाई हुई है। अब संभाजी का जिक्र आया, छत्रपति शिवाजी का जिक्र आया, तो जिनके खिलाफ छत्रपति शिवाजी और संभाजी महाराज के द्वारा लड़ाई लड़ी गई, जंग लड़ी गई, वो किरदार था औरंगजेब। औरंगजेब को इस पिक्चर में बताया गया कि उसने किस तरीके से संभाजी को तिल तिल कर मारने की कोशिश की, धर्म परिवर्तन की कोशिश की। एक वातावरण बना हुआ है औरंगजेब के संदर्भ में कि वो एक आतताई शासक था मुगल शासन काल के दौरान। अब ऐसे समय में अबू आजमी औरंगजेब के समर्थन में बयान दे के सामने आ गए। उन्होंने कहा कि औरंगजेब इतना खराब नहीं था। औरंगजेब आजमी का इतना कहना था, भारतीय जनता पार्टी समेत तमाम राष्ट्रवादी चढ़ बैठे और यह मामला तूल पकड़ गया। स्थिति यह है कि अबू आजमी को अपने इस बयान के चलते विधानसभा के पूरे सत्र से निलंबित कर दिया गया है। अबू आजमी अमूमन अड़े रहने वाले व्यक्ति हैं, पर हालात को भांपकर अपने शब्दों को वापस लेने के लिए भी तैयार हो गए। लेकिन अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने अबू आजमी के समर्थन कर दिया और इसकी आंच उत्तर प्रदेश से होते हुए उस बिहार में भी पहुंच गई है जहां पर चुनाव निकट है। बिहार में भाजपा के सहयोगी दल जनता दल यूनाइटेड के एक विधायक ने अबू आजमी और औरंगजेब दोनों का समर्थन कर दिया। तो आज हम इसी पर बात करेंगे। औरंगजेब इस देश में 1658 से लेकर 1707 तक शासन किया। मतलब आज से अगर हिसाब लगाएं तो 300-400 साल पहले। उस कालखंड को लेकर वर्तमान की राजनीति का बाजार सरगर्म है। क्यों है, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस बातचीत का हिस्सा बनने के लिए 4 खास मेहमान मौजूद हैं। उनके साथ हम इस मुद्दे को जानने, बूझने और समझने की कोशिश करें। हमारा विषय है इतिहास का किरदार, वर्तमान में तकरार। इस संदर्भ में अपने अतिथियों से आपका परिचय कराएं, उससे पहले लेकिन समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा विचार सूत्र इस इतिहास को लेकर ही है। महान संत हुए विनोबा भावे, सामाजिक क्षेत्र में उनके कार्य हमें आज भी प्रेरणा देते। उन्होंने कहा था कि इतिहास के तजुर्बों से हम सबक नहीं लेते, इसलिए इतिहास अपने आप को दोहराता है। और जब इतिहास अपने आप को दोहराता है तो अच्छा और बुरा दोनों हमारे सामने आता है। इस बात को जहन में रखते हैं और इसके साथ में अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ 4 खास मेहमान इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए मौजूद हैं। जिस समाजवादी पार्टी के अबू आजमी है, जिस समाजवादी पार्टी का अखिलेश यादव है, उनकी तरफ से बात रखने के लिए हमारे साथ में यश भारती जी जुड़ रहे हैं। जिस भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे को लेकर मोर्चा खोल रखा है, अबू आजमी की गिरफ्तारी और आदि की बातें चल रही हैं, उस भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए रत्नाकर सिंह जी हमारे साथ में। अब हिंदू मुसलमान का विषय हो, छत्रपति महाराज का विषय हो, संभाजी का विषय हो, औरंगजेब का विषय हो और शिवसेना ना हो, उद्धव ठाकरे वाली बात बनती नहीं। तो हमारे साथ में किशोर तिवारी जी हैं इस विचार उत्तेजक बहस का हिस्सा बनने के लिए, वह हमारे साथ है। और साथ ही साथ हमारे साथ
इस्लामिक स्कॉलर इलियासी साहब भी मौजूद है। मोहम्मद इलियासी साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत यश भारती जी से करेंगे, लेकिन उससे पहले दो बयानों पर दृष्टि डालेंगे, अबू आजमी के भी और योगी आदित्यनाथ के भी। योगी आदित्यनाथ जी ने बोला है उत्तर प्रदेश भेज दो, अबू आजमी को ठीक कर देंगे। सुने क्या कह रहे हैं। सब गलत हिस्ट्री दिखाई जा रही है। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत सारी मंदिरें बनवाई हैं। तो आप औरंगजेब को क्रूर शासक नहीं मानते हैं? नहीं, मैं नहीं मानता। औरंगजेब क्रूर शासक नहीं है? बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल क्रूर शासक नहीं मानता। औरंगजेब को वे लोग अपना आदर्श मान रहे हैं। हाँ, जिनका आचरण औरंगजेब जैसा है वे लोग औरंगजेब पर गौरव की अनुभूति करें। भारत की आस्था पर प्रहार करने वाला दुर्दांत, धर्मांत, क्रूर शासक, उसको समाजवादी पार्टी आदर्श मानती है। ये समाजवादी पार्टी का नेता, आपका विधायक घोषणा करो ना, उस कमबख्त को निकालो पार्टी से, उसको एक बार यूपी भेज दीजिए, बाकी उपचार हम अपने आप करवा लेंगे। तो ये भारती जी आपसे शुरू करते हैं। इस देश का एक गौरवशाली इतिहास में कई सारे पन्ने, उन पन्नों में कई सारे नाम। आपको एक औरंगजेब भी मिले महानता के पैमाने पर परखने के लिए, पहचानने के लिए और दुनिया को बताने के लिए। जिस औरंगजेब की आतंकी सोच के संदर्भ में, कट्टर सोच के संदर्भ में इतिहास के पन्नों में बहुत कुछ लिखा हुआ है। ये अबू आजमी को हुआ क्या और समाजवादी पार्टी को हुआ क्या? उस औरंगजेब को आदर्श मानने और बताने के लिए इतने आतुर हो गया। थोड़ा बताएंगे यश भारती जी, किसको साधना चाह रहे हैं, क्या साधना चाह रहे हैं, क्या जताना चाह रहे हैं? नहीं डॉक्टर हिमांशु साहब, जो इतिहास के पन्नों में लिखा है वो इतिहास के पन्ने पढ़े जा रहे हैं। और जो सवाल पूछा जाएगा, अब आप मुझसे सवाल पूछेंगे, मेरी एक राय होगी, मैं अपनी राय रखूंगा और उस राय को लेकर के अगर बात खींची जाएगी तो बात खींचेगी। अबू आजमी साहब से पूछा गया विधानसभा के बाहर, उन्होंने अपनी एक राय दी। अब जितने लोग औरंगजेब को क्रूर मानते हैं, उसको क्रूरता का प्रतीक मानते हैं, तो ये भी एक बड़ी क्रूरता है कि जो बयान विधानसभा के बाहर दिया गया उस पर सजा दी जा रही विधानसभा के अंदर कि आप पे प्रतिबंध लगाया, आपको विधानसभा के अंदर प्रवेश नहीं करेंगे। तो ये भी तो एक बड़ी क्रूरता ही है। इसको भी तो क्रूरता का वही पैमाना माना जाएगा जिसको बहुत सारे इतिहासकार औरंगजेब के क्रूरता के प्रतीक मान के चलते हैं। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी जिनको अपना पितृ पुरुष मानती है, नरेंद्र मोदी जी जिनको अपने आराध्य मानते हैं, सावरकर, गोलवलकर, वो संभाजी महाराज के बारे में क्या बोलते हैं? एक नशेड़ी किस्म का व्यक्ति, महिलाओं के साथ गलत चरित्र रखने वाला व्यक्ति, गुस्सेल व्यक्ति, जिसको शिवाजी महाराज ने खुद कैद करके रखा हुआ था। तो ये विचार तो भारतीय जनता पार्टी के पितृ पुरुष और नरेंद्र मोदी जी के आराध्य सावरकर और गोलवलकर के हैं। तो विवाद तो अगर बात करेंगे तो बहुत दूर तक जाएगी और ये सब इतिहास के पन्नों में किताबें छाप छाप करके सावरकर और गोलवलकर ने यह प्रचार किया है। आप इतिहास के पन्ने तो इतिहास में दफन है, उसको जितना कुरेदेंगे उतना मरहम बढ़ेगा, इलाज नहीं हो पाएगा। हम देश को इलाज की तरफ लेना चाहते हैं या बीमारी की तरफ ले जाना चाहते हैं, ये तय करना पड़ेगा। माननीय अखिलेश यादव जी ने कुंभ के समय पे ये बात कही कि जितने श्रद्धालु, जितने आस्थावान लोग कुंभ में डुबकी लगाने जा रहे हैं, आस्था की डुबकी लगाएंगे, उनको टोल टैक्स में माफी देनी चाहिए, उनसे टैक्स वसूली नहीं होनी चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार पे कोई फर्क नहीं पड़ा उस चीज का। आप देखिएगा आने वाले समय में जिस फिल्म का आप जिक्र कर रहे हैं, कई भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में वो टैक्स फ्री कर दी जाएगी, तब आमदनी की बात नहीं आएगी। लेकिन श्रद्धालुओं से टैक्स वसूलना वैसा ही है जैसे औरंगजेब ने जजीर कर वसूला था। तो ये नए औरंगजेब जो बने हुए हैं, जिसको औरंगजेब की जो क्रूरता का प्रतीक मनाया जाता है, बुलडोजर चला देना। अभी न्यायालय ने एक बात बताई है कि इलाहाबाद के अंदर एक वकील का, एक पत्रकार का मकान ढहा दिया अतीक अहमद का कह करके कि ये तो अतीक अहमद की प्रॉपर्टी है। तो ये बुलडोजर जो क्रूरता का प्रतीक बनाया गया है, क्रूर शासक वर्तमान में कौन है जो आने वाले इतिहास में हिटलर की तरह माने जाएंगे, जो औरंगजेब का क्रूरता का प्रतीक? आपसे एक बात जानना चाहता हूं। देखो, आप हो सियासी व्यक्ति, आपका दल है सियासी दल, इतिहासकार तो आप हो नहीं।
इतिहास लेखन आपका काम भी नहीं। आपसे जानना ये चाहते हैं यश भारती जी, जनता की नब्ज को समझते हैं, उसी के अनुसार राजनीतिक दल और राजनेता आचरण करते हैं। ये औरंगजेब की स्तुति से, औरंगजेब की सराहना से और औरंगजेब की प्रशस्ति गाने से किसको साधने की कोशिश समाजवादी पार्टी कर रही है, ये हम जानना, समझना और बूझना चाहते हैं यश भारती जी। क्या मान ही लिया है आपने कि अपने को केवल मुसलमानों के वोट चाहिए, अपने को मुसलमानों का नेता होना है, और बहुसंख्यक हिंदुओं पर कब्जा तो भाजपा ने कर लिया, अब अपने लिए यहीं पे जगह बची है। तो औरंगजेब ही सही, औरंगजेब को महान बनाकर ही मानेंगे समाजवादी पार्टी ने क्या ये तय कर लिया? नहीं, डॉक्टर साहब, आप ज्ञानी व्यक्ति हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी के कई अज्ञानियों की तरह आपको नहीं देखता हूं, जो प्रेम के त्योहार में भी नफरत फैलाने का काम करते हो, जो ब्रज की होली जो दुनिया में प्रसिद्ध है और वहां पे भी धार्मिक आधार पर प्रतिबंध लगाने की बात करते हो, दुनिया को आमंत्रण करते हो महाकुंभ में, ब्रज की होली में, लेकिन अपने देशवासियों को केवल धर्म के आधार पर प्रतिबंध लगाने की मांग करते हो। वैसी सोच आपकी नहीं है, विराट रूप है आपकी सोच का। और हम सियासी लोग हैं और लोगों की नब्ज जरूर समझते, लेकिन लोगों की नब्ज के साथ खिलवाड़ नहीं करते। हम प्रतीकों की आड़ में नहीं जाते हैं, हम हकीकत में रहते हैं। जो सच है वो सच है, जो गलत है वो गलत है। और सच ये है कि मध्यकाल का दौर था, वीरता उसको मानी जाती थी जो दूसरे का सर काट देता था और शासक बन के रहता था। वो शिवाजी महाराज ने भी किया, महाराणा प्रताप ने भी किया, संभाजी महाराज ने भी किया और तमाम शासकों ने किया जिनकी वीरता के गुणगान किए जाते हैं। लेकिन वर्तमान दौर जो चल रहा है डॉक्टर साहब, वो ये चल रहा है कि हिंदू शासक ने अगर मुसलमान शासक को मारा तो वो वीरता, और मुसलमान शासक ने अगर हिंदू शासक को मारा तो वो क्रूरता। तो ये जो डेफिनेशन और ये जो परिभाषा वर्तमान दौर में चल रही है, ये मध्यकाल के दौर को एकदम खिन्न खिन्न कर देती है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो छुपे हुए अस्त्र से, जिसको वाघनखी कहते थे, उससे अफजल खान को मार डाला, अंतड़ियां बाहर निकाल ली। अब आज के दौर में अगर बात करें, अंतड़ियां बाहर निकाल दी, मार डाला और सब किया, तो आप क्रूरता कहेंगे, लेकिन वहां वीरता थी उस समय की। और ये राजाओं का काम था, अगर आप नहीं करेंगे तो दूसरा राजा मार देगा, क्योंकि उसको आपके ऊपर शासन करना है। और ये शासक का सीधा था न्याय तलवार का, और न्याय तलवार में सर देखा नहीं जाएगा कि किसका है, अपने का है क्या पराये का है। जिसको शासक बनना है वो तलवार चलाएगा, पिता पुत्र के झगड़े। बिल्कुल आपकी दलील के साथ में खड़ा हूं मैं यश जी, तो बता ही दीजिए ना। मैंने तो सीधा सा प्रश्न किया आपसे, औरंगजेब को समाजवादी पार्टी किस नजरिए से देखती है? एक बहादुर शासक, एक समर्पित शासक, एक लोकप्रिय शासक, एक सर्वधर्म भाव संभाव वाला शासक। वो बता रहे थे अबू आजमी जी, कई मंदिर बनवाए भाई। अभी तक हम तो यही पढ़ते आए कि जो मंदिर था उसे ढा दिया, उसका नाम औरंगजेब हो गया। थोड़ा बता रहे, फिर रत्नाकर जी के पास चले आपके द्वारा दिए ज्ञान को लेकर। नहीं, मेरे द्वारा ज्ञान नहीं दिया है डॉक्टर साहब, ये तो इतिहासकारों ने इतिहास लिखा है, और सावरकर और गोलवलकर जैसे महान इतिहासकारों ने इतिहास लिखा है संभाजी जी के बारे में कि वो अय्याश थे, महिलाओं के साथ, शराब के साथ वो काम करते थे। तो शिवाजी महाराज ने उनको बंद करके रखा था, अपने पुत्र को बंद करके रखा था। और मैं तो इतिहास की बात करूंगा, जो इतिहासकारों ने बताया, औरंगजेब का जन्म 3 अक्टूबर 1618 को दाहोद गुजरात में हुआ। उस हिसाब से आज के यही बात है कि मृत्यु अहमदनगर महाराष्ट्र में, तो उस हिसाब से वो महाराष्ट्र में उनका अंत हुआ। भारत में जन्मे, भारत में खत्म हो गए। तो वो उस हिसाब से अगर हम बात करें, जो भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद की परिभाषा देती है, तो बड़े राष्ट्रवादी हो गए भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से, क्योंकि ये तो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय में इनका राष्ट्रीय अध्यक्ष बैठते देश। आज कहीं उलझ गए आप। सीधा सवाल है, समाजवादी पार्टी भारत पर 49 साल तक राज करने वाले 6वें मुगल शासक औरंगजेब को क्या मानती है, नायक या खलनायक? आपको सरलीकृत कर देता हूं, थोड़ा जवाब देने में सहूलियत होगी। क्या मानती है यशी, बता दे। इतिहास दर्ज हो चुका है। इतिहास में मध्यकाल में एक शासक दूसरे शासक को मारता था, न्याय तलवार का होता था, और वो उसकी वीरता कहलाती थी। और वीरता, इस वीरता में सभी के नाम है,
सर धड़ से अलग कर देना, सर बाजू काट देना, पैर काट देना, अंतड़ियां निकाल देना, लहू जमीन पे बह रहा है और आप अपना घोड़ा दौड़ रहे हैं, ये सब वीरता के प्रतीक थे। आज के दौर में से क्रूरता कहेंगे तो वीरता और क्रूरता का जी आप फिर से अपनी पुराने वाली स्क्रिप्ट को दोहरा रहे हैं। हमने तो बड़ा सरल कर दिया आपको रास्ता, नायक या खलनायक औरंगजेब समाजवादी पार्टी की निगाह में। नहीं डॉक्टर साहब, फिर मैं वही बात कहूंगा, इतिहासकारों ने जो इतिहास लिख दिया वो आपको भी पढ़ना है, मुझे भी पढ़ना है। मैं किसी को मान तो लिया, उस इतिहास को पढ़कर किस निष्कर्ष पर समाजवादी पार्टी पहुंच पाई? नायक के रूप में देख पा रही है उनको या खलनायक के तौर पर? यशी कहां इतिहास से इंकार कर रहा हूं मैं। बिल्कुल आपने इतिहास संजीदगी के साथ पढ़ा, उस पर मनन किया, चिंतन किया और उसके बाद एक निष्कर्ष लिया। मैं केवल इतना जानना चाहता हूं यश जी, अपने सम्माननीय दर्शकों के लिए, देश के लिए, कि आप किस निष्कर्ष पर पहुंचे? औरंगजेब को आप किस खांचे में देख रहे हैं? महानायक के तौर पर देख रहे हैं या खलनायक के तौर पर देख रहे हैं? बात इतनी सरलीकृत है। देखिए, मैं उसको मध्यकाल के शासक के रूप में देख रहा हूं, और जो मध्यकाल के शासक थे न्याय तलवार का करते थे। मैं फिर वही इतिहासकारों की बात करूंगा। मेरा इतिहास कुछ है नहीं, मैंने नहीं देखा, आपने देखा उस समय औरंगजेब को तो आप बताएंगे। मैंने तो इतिहासकार को देखा है, और इतिहासकार फिर तो आप ये और बता दो सर, आपने तो जब इतिहास में ही चले गए हो, राम और रावण में आपने क्या देखा? कौन महानायक और कौन खलनायक? या उसमें भी आप यही हो? मैं तो शासक और शासित के तौर पर ही देखता हूं। जी यश जी, देखिए, बहुत अच्छा सवाल कर लिया आपने। मैं उस सवाल के जवाब में जाना नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सरकार में कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त प्रदीप पटेल जी, 2023 में मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और ये कहा कि राम के आचरण की, प्रभु राम के आचरण को लेकर ये गलत बात कह रहे हैं। इन जैसे लोगों को भारतीय जनता पार्टी में रह नहीं रहना चाहिए, टिकट नहीं देना चाहिए। और उन्हें 23 में दोबारा टिकट दे दिया। उनकी एक किताब छपी, जो किताब में वो लिखते हैं, प्रभु राम के पिता नपुंसक थे, उनकी माता का ऋषि के साथ संबंध कराया गया, तब प्रभु राम का जन्म हुआ, जो अय्याशी के पैदाइश थे। ये भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान विधायक प्रदीप पटेल जी लिखते हैं। अब मैं किसको मानूं? वो कहते हैं राम सीता भाई बहन थे। मैं किसको मानूं? वो कहते हैं प्रभु राम ने तो बहुत अन्याय किया। अब आप तो औरंगजेब को नायक मानो यश भारती जी, फिर तो मैं क्या बोलूं। अब आपसे इतना सरल सवाल था, आप उसे विभत्स तरीके से दिशा मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आपसे ऐसी उम्मीद कम से कम मुझे नहीं थी यश जी, माफ करना। आप प्रभु श्री राम के संदर्भ में इस तरीके से एक सार्वजनिक पटल पर होकर उन उदाहरणों का उल्लेख कर रहे हैं जो किसी के भी मन को दुख पहुंचाने वाला है। आपसे एक विद्वतापूर्ण तर्क की अपेक्षा थी। विचार कीजिएगा, वापस लौटूंगा। पर रत्नाकर जी, मेरे पास आपसे पूछने के लिए दूसरे सवाल है। कहां ले जाना चाहते हैं आप देश को? अभिव्यक्ति की आजादी के संदर्भ में संविधान में व्यवस्था है, और जिस भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ा पैरोकार होने का दावा भारतीय जनता पार्टी करती है, वहां पर तो हर मत के संदर्भ में सुनने, समझने और विचार करने का इतिहास रहा है। हमने तो ईश्वर के साकार और निराकार दोनों स्वरूप को ही नहीं माना। हम तो चारवाक को भी मानने के लिए तैयार हो गए, जिसने ईश्वर की संदर्भ में ही अस्तित्व को नकार दिया। आज आपको औरंगजेब के संदर्भ में एक नेता का बयान इतना अखर गया, क्या आप उसे जेल में डाल देने के लिए, विधानसभा में न घुसने देने के लिए प्रयत्नशील हो गए? कहां ले जाना चाहते हैं देश को? देखिए हिमांशु जी, अभी हमारे जो यहाँ मित्र बैठ करके अपनी बातों को कह रहे थे, अभी फिर से एक बार छत्रपतियों को अपमानित करने का काम इन्होंने किया है। छत्रपति संभाजी महाराज को इन्होंने नशेड़ी और व्यभिचारी का दर्जा तक दे दिया। ये है समाजवादी पार्टी का असली चाल, चेहरा और चरित्र। इन्होंने एक बार भी औरंगजेब को खलनायक नहीं कहा। आप लाख पूछते रह गए कि नायक था कि खलनायक। क्यों नहीं कहा खलनायक? क्योंकि अगर यह खलनायक कह देते तो जो वोटर इनको वोट देते हैं, जो विशेष समुदाय के लोग हैं, वह इनको खलनायक घोषित कर देते। इसलिए ये चुप है, चुप्पी साधे हुए। लेकिन हम डंके की चोट पे कहते हैं कि जो व्यक्ति इस महाराष्ट्र को की अस्मिता के लिए लड़ा, हिंदुत्व के लिए लड़ा, हिंदू धर्म के लिए लड़ा, हमारी संस्कृति और सभ्यता के लिए लड़ा,
जिसकी वजह से महाराष्ट्र हो या पूरा देश हो, हर व्यक्ति गौरवान्वित महसूस करता है कि उन्होंने मुगलों से धर्म नहीं बदला। अगर धर्म बदल लिया होता तो निश्चित रूप से उनके प्राण बच गए होते, लेकिन उन्होंने धर्म नहीं बदला और अपने सम्मान की खातिर, अपने हिंदुत्व की खातिर वो शहीद हो जाना, वो गला कटवा लेना उन्होंने मंजूर समझा, लेकिन धर्म नहीं बदला। ये महाराष्ट्र की धरती छत्रपतियों की धरती है, शिवाजी महाराज की धरती है, छत्रपति शंभूराजे की धरती है। और इस धरती पे जब शिवाजी छत्रपतियों ने लड़ाई लड़ी औरंगजेब से और मुगलों से, तो निश्चित रूप से अगर कोई औरंगजेब की तारीफ करता है तो यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि आप उन छत्रपतियों को आप अपमानित करने का काम कर रहे हैं जो जीवन पर्यंत इस लड़ाई को लड़ते रहे, हिंदुत्व की लड़ाई को लड़ते रहे और अपनी संस्कृति और सभ्यता और अपने लोगों के लिए लड़ते रहे। उनको अपमानित करने का काम इन्होंने किया है। और निश्चित रूप से देखिए, हमने FIR भी कराया है, हमने सस्पेंड भी ये हुए हैं सदन से, और निश्चित रूप से इनको जेल भी जाना पड़ेगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने छोटा मोटा अपमान किस लिए जाना पड़ेगा, मैं ये आपसे रत्नाकर जी जानना चाहता हूं। जिस गर्वोक्ति के साथ आप कह रहे हैं उन्हें जेल भी जाना पड़ेगा, किस लिए जाना पड़ेगा? आजाद हिंदुस्तान में 70 साल तक जब मोरारजी देसाई भी देश के प्रधानमंत्री रह लिए, जब सम्माननीय आपके श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री रह लिए, तो देश की राजधानी में इसी औरंगजेब के नाम पर सड़क बनी रह गई, जिसने मुगल साम्राज्य को इस देश में स्थापित किया। बाबर जिसका नाम है, जिसकी बनाई मस्जिद के खिलाफ आप लड़ाई लड़ते रहे, आज भी उस बाबर के नाम की रोड देश की राजधानी में मौजूद है। तो आपको जेल में क्यों नहीं डालना चाहिए? अगर आपका राज होते हुए भी इन आतताइयों के नाम पर मार्ग देश की राजधानी में मौजूद है रत्नाकर जी, तो एक अबू आजमी का बयान आपको इतना खर गया, इतना उबन गया, या आपका जो बहुसंख्यकों के प्रति ध्रुवीकरण का मामला है उसके तहत आपको लग रहा है कि एक अच्छा विषय मिला है, मुफीद विषय मिला है, सियासत की दृष्टि से लपक लिया जाए और इसके माध्यम से सामने वालों को निपटा दिया जाए? हिमांशु जी, आपने प्रश्न जो है बहुत अच्छा किया है कि आज भी देश में सैकड़ों सड़कों के नाम, सैकड़ों शहरों के नाम, प्राचीन स्मारकों के नाम, ये मुगलिया सल्तनत के नाम जो बादशाह रहे हैं उनके नामों पे आज भी है, और उन नामों को बदलने का काम हम कर रहे हैं। औरंगाबाद का नाम बदला गया, उस्मानाबाद का नाम बदला गया, अन्य सड़कें जो हैं जिनका नाम मुगलिया सल्तनत के बादशाहों के नाम पे है उसको भी बदलने का काम किया जा रहा है। लेकिन प्रश्न यहाँ पे ये उठता है कि आखिर में आजादी के बाद मुगलिया लिगेसी को आगे बढ़ाने का काम किसने किया और क्यों किया? प्रश्न ये उठता है कि आजादी के बाद हमारे महापुरुषों के इतिहास को पढ़ाने की जरूरत थी। छत्रपति संभाजी महाराज, शिवाजी महाराज, गुरु गोविंद सिंह, महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान के इतिहासों को में किताबों में पढ़ाने की जरूरत है, लेकिन चंद पन्नों में सिमट के रख दिया गया। और मुगलिया सल्तनत के इतिहास को किताबों में पढ़ाया गया। बाबर से लेकर बहादुर शाह जफर तक हर उनके पुत्र की कहानी, हर उनके लड़ाई की कहानी, हर उनके चीजों की जो है व्याख्यान की गई। क्यों नहीं हमारे महापुरुषों के चंद पन्नों में क्यों सिमट दिया गया? प्रश्न ये उठता है। और इसका ये प्रश्न नहीं उठता रत्नाकर जी, उनकी जो हैसियत उस समय पर थी उसके अनुसार ही इतिहास के पन्नों में जगह मिलती है। महाराणा प्रताप के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए राजा मानसिंह जाते थे। अकबर और महाराणा प्रताप तो आमने सामने कभी युद्ध मैदान में उतरे ही नहीं, ये इतिहास के पन्नों में दर्ज है। और इतिहास के पन्नों में अगर आज दर्ज ना होता कि औरंगजेब ने किस किस्म के अत्याचार किए थे, तो मुझे, आपको या बाकी लोगों को पता कैसे चलता? कैसे पता चलता कि औरंगजेब ने किस किस्म का जुल्म ढहाया था? क्या औरंगजेब का महिमा मंडन इतिहास के पन्नों में हो रखा था? रत्नाकर जी, ये सवाल है। अभी मैं जिस विषय पर रहना चाहता हूं आपसे, उस विषय के साथ जुड़िए रत्नाकर जी। अबू आजमी का औरंगजेब के समर्थन में दिया हुआ बयान क्या इस कदर आपको आपत्तिजनक है कि आप उसे विधानसभा में नहीं घुसने देंगे, आप उसे खुली हवा में सांस भी नहीं लेने देंगे, आप उसे जेल के अंदर भी डालेंगे? तो सवाल इस बात का है रत्नाकर जी कि इस देश के संविधान में या कानून में कहां आपने डाल दिया है
कि मुगलिया सल्तनत, गुलाम वंश या तुगलक वंश के शासकों को अगर आप महिमा मंडित करेंगे तो यह राजद्रोह के अंतर्गत होगा, यह अपराध होगा और इस अपराध के एवज में आपको जेल जाना होगा। रत्नाकर जी, थोड़ा सा ये संविधान संशोधन कब लेकर आ रहे हैं आप? जी, मुझे थोड़ा सा 1 मिनट और आप मुझे एक अधिक दे दीजिएगा, क्योंकि मैं अपनी बातों को पूरी नहीं कर। मैं प्रश्न तो जरूर उठाया कि क्यों आखिर में इस तरह की परिस्थितियां बनी कि हम जो मुगलों की लीगेसी को आगे बढ़ाए, लेकिन उसका कारण जो है मुझे बताना है आपको, वो मुझे 1 मिनट समय एक्स्ट्रा चाहिए, फिर मैं आपके प्रश्नों पे आ जाता हूं। देखिए, कारण ये है कि जो हमारे जो लोग हैं, आपने कहा ना कि पढ़ाया गया, उनको पता कैसे चलता हमको कि वो क्या क्या किए, क्या क्या नहीं किए। लेकिन प्रश्न ये है कि उनके बाबर से लेकर बहादुर शाह जफर तक पुत्रों के बारे में और यार मोटी मोटी किताबें लिखी गई उस पे, लेकिन हमारे जो छत्रपति थे, हमारे जो शूरवीर थे, हमारे जो महान योद्धा थे, उनके बारे में चंद पन्ने लिखे गए। अरे उनकी भी कहानियां जो है, शौर्य गाथाएं जो है लिखी जा सकती है, किताबों में लिखी जा सकती है, हमारे आने वाली पीढ़ियों को पढ़ाई जा सकती थी, लेकिन नहीं किया गया। वामपंथी इतिहासकारों ने सुनियोजित तरीके से एक मानसिकता के तहत हमारे सूरवीरों के इतिहास को सिमेटने का काम किया। और तत्कालीन जो प्रथम शिक्षा मंत्री थे मौलाना आजाद, जो 11 वर्ष तक शिक्षा मंत्री रहे, उन्होंने शिक्षा नीति को निर्धारित किया और निर्धारण यह किया कि मुगलिया सल्तनत का गुणगान करने का काम इतिहास के पन्नों में किया गया। यह अपराध किया गया और उस अपराध को जो है कांग्रेस आगे बढ़ाती गई, पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ाती रह गई। क्यों नहीं खत्म किया भाई? क्यों इतने बर्बर लोगों को, औरंगजेब जिसने अपने भाइयों का कत्ल करवाया, जिसने अपने पिता को कैद में रखा, जिसने गुरु गोविंद सिंह 9वें गुरु जो थे उनके पुत्रों को दीवार में चुनवाया, उनको मुझे एक उत्तर चाहिए रत्नाकर जी। अभी देश में नरेंद्र मोदी जी के मुकाबले कोई लोकप्रिय नेता नहीं है। मतलब नरेंद्र मोदी जी की जो हैसियत है, नरेंद्र मोदी जी का जो कद है, नरेंद्र मोदी जी की जो प्रतिष्ठा है, उसके मुकाबले में बाकी सारे नेता गौण दिखाई देते हैं। रत्नाकर जी, मेरे सवाल के साथ जुड़िए जरा। मैं आपके सवाल के संदर्भ में एक सवाल के साथ प्रस्तुति करता हूं कि देश का जो वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य है, उसमें मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकप्रियता के शिखर पर दिखाई देते हैं। अन्य प्रतिद्वंदी नेता उनके मुकाबले कमतर दिखाई देते हैं, काफी कमतर दिखाई देते हैं। अब आपसे जानना ये चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी के संदर्भ में जब इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा, तो क्या नरेंद्र मोदी को जितनी जगह मिल रही है, आप चाहते हैं कि अपनी विधानसभा ऐसे माहौल में भी जीत पाने में कामयाब रह रहे अबू आजमी को भी उतनी ही जगह मिलनी चाहिए, उनकी लोकप्रियता को भी नरेंद्र मोदी के बराबर ही दिखाया जाना चाहिए? क्या ऐसा आपकी अभिलाषा है? भाई ऐसे नरेंद्र मोदी के दौर में भी अबू आजमी अपनी विधानसभा तो जीत ही लेते हैं। क्या कहते हैं आप, ऐसी अभिलाषा रखते हैं? आप जिन छत्रपति शिवाजी महाराज की बात कर रहे हैं, आप जिन महाराणा प्रताप की बात कर रहे हैं, या अन्य शूरवीरों की आप बात कर रहे हैं, और जिनके संदर्भ में आपकी आपत्ति है, जिनको आप खलनायक की दृष्टि से देखना चाहते हैं, अकबर के शासन काल का विस्तार भूभाग का और उसके मुकाबले महाराणा प्रताप की रियासत के कुल स्थान के संदर्भ में, छत्रपति शिवाजी महाराज का पुरुषार्थ का पूरा सम्मान, पर एक तरफ मुगलिया सल्तनत जिसमें औरंगजेब के शासनकाल में 12,50,000 वर्ग मील का इलाका, अफगानिस्तान से लेकर दक्षिण के कोने तक, और वहां पर महाराष्ट्र का एक सीमित क्षेत्र जहां पर छत्रपति शिवाजी महाराज का प्रभाव। क्या चाहते हैं आप? जो जगह, जो स्थान और जो अवधि छत्रपति महाराज 1680 में ही इस दुनिया को, इस भूभाग को छोड़ गए। औरंगजेब उनके बाद भी 27 साल तक जिंदा रहा, 1707 में निधन हुआ। क्या आकलन है आपका? सामान्य स्थिति हो रही है या उससे भी बढ़कर होनी चाहिए? देखिए हिमांशु जी, आपने सवाल अच्छा किया है और उसका जवाब ये है, जब भी हम अपने आप को इतिहास से जोड़ते हैं तो निश्चित रूप से हम इतिहास के उन पन्नों को कुरेदने की कोशिश करते हैं
जो हमारी पीढ़ियों से, जो हमारे लोगों से जुड़ा हुआ है। और हम जानने की कोशिश करते हैं कि हमारी पीढ़ियों में कितने लोगों ने शहादत दी है, कितने वीर योद्धाओं ने अपने धर्म की रक्षार्थ हेतु अपने जानों को, प्राणों को गंवाया है। 40-40 दिन तक प्रताड़ना सहा, जीभ कटवा दिया, आंखें फोड़ दी गई, नाखून निकाल दिए गए, शरीर से चमड़ी निकाल दिया गया, टुकड़े टुकड़े काट दिए गए, उनको नदी में फेंक दिया गया, तब भी वो धर्म नहीं बदले अपना। ये गौरवान्वित करने वाली बात है एक हिंदू के लिए। हमेशा से महाराष्ट्र की छत धरती पे जो भी अगर व्यक्ति महाराष्ट्र के इतिहास के बारे में जानता है, वह निश्चित रूप से अपने आप को गौरवान्वित महसूस करने की कोशिश करेगा। हमें क्यों पढ़ाया गया? विदेशी जो आक्रांता है वो हमारे देश में आए और इस तरह का जो दुराचार किया उन्होंने, हमारे मंदिरों को तोड़ा, केशव मंदिर मथुरा में तोड़ा, सोमनाथ का मंदिर तोड़ा, काशी का विश्वेश्वर मंदिर तोड़ा, हमारे धर्म को मनाने से 1668 में हिंदू धर्म त्योहारों को मनाने से मना कर दिया गया। 1699 में हजारों मंदिरों को तोड़ने का फरमान जारी किया गया। उस इतिहास को पढ़ाने की क्या जरूरत है? हमारे लोगों को, जो हमारे देश के लिए, हमारी धरती के लिए, हमारे लोगों के लिए जिन्होंने अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया, उनके इतिहास को जानने में हमारी पीढ़ियों को ज्यादा इंटरेस्ट है, न कि औरंगजेब, बाबर और हुमायूं की पीढ़ियों को जानने में हमको इंटरेस्ट है। जी। अरे आपको इंटरेस्ट है तो बदल दीजिए ना पाठ्यक्रम को। बदलने की कोशिश करते तो हैं कि हल्दी घाटी के युद्ध में जीत महाराणा प्रताप की हुई, लिख दीजिए। पर सवाल इस बात को लेकर अभी भी रहेगा कि औरंगजेब के संदर्भ में विचार प्रकट करना क्या इस देश में इतना बड़ा अपराध है कि उस शख्स को विधानसभा में नहीं बैठने दिया जाएगा? ये कानून आपके द्वारा कब लाया जा रहा है? जो आपने बात कही कि हमें तो ये जानना है, हमें तो ये पढ़ना है, ये पढ़ाना है, तो इसके लिए कानून कब आ रहा है? रत्नाकर जी, इसके विषय में आगे रोशनी जरूर दीजिएगा। पर मेरे साथ में किशोर जी हैं। किशोर जी, बड़ा द्वंद्व है आपको, कहां खड़े हैं इस समय आप? औरंगजेब के साथ या संभाजी के साथ? जानने में द्वंद्व है, थोड़ा रोशनी देंगे? हिमांशु जी, मैं आपको पहले बता दूं कि आपने मृत्युंजय और छावा की बात की, शिवाजी सावंत की बात की, दीरी, ये भी एक किताब थी। तो बहुत मुझे बहुत दुख के साथ बोलता है कि क्या बात है कि बीजेपी ने अभी भी संभाजी महाराज का चरित्र उस तरीके से एनसीईआरटी के करिकुलम में नहीं लाया। लेकिन ये पिक्चर आने के बाद जिस क्रूरता से उसको मारा गया, बाद में औरंगजेब के पूरे प्रकार बताए गए कि पिताजी को जेल में रखा, जो भाई वेदांत और उपनिषद पर रिसर्च कर रहा था उसकी मुंडी काट के पिताजी को भेंट कर दी। फिर आप देखते हैं तो महाराष्ट्र के आराध्य लोगों में छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज और शाहूजी महाराज, ये सब उनके वंशज है, ये आते हैं। और ये बहुत सेंसिटिव विषय है। अब क्या हुआ था अबू आजमी को? अबू आजमी संसद से बाहर निकलते हैं, एक पर्टिकुलर पत्रकार सबको बुला के लाता है, उसके बाद वो स्टेटमेंट देते हैं। मैं आपको बताता हूं, महाराष्ट्र के अंदर हिमांशु जी, जो देवेंद्र फडणवीस की सरकार है, ये बहुत ही ऑकवर्ड पोजीशन में आ गई है। इनका एक मंत्री धनंजय मुंडे, जिसका रिकग्निशन कल ही या परसों लिया है, वो हत्या के अपराध में, जघन्य अपराध में बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी में फंस गया है। दूसरा व्याभिचारी एक मंत्री है जयकुमार मोरे, इस पर बहुत ज्यादा बवाल खड़ा हो गया है। और भ्रष्टाचार के 2.5 साल के, ये सरकार आने के पहले के मामले, जिसको देवेंद्र फडणवीस ने खुद ने ही खोलकर भ्रष्टाचार का एक लाइन ही लगा दी है। तो ये सब बवाल के से बचने के लिए, अब ये अबू आजमी का तुमको किस्सा सुनाता हूं। अबू आजमी ये महाविकास आघाड़ी का हिस्सा नहीं थे, ये पहले ही देवेंद्र फडणवीस के गैंग में चले गए थे। इन्होंने 15 सीटें लड़ी थी, इनके खिलाफ भी हमने उम्मीदवार दिया था।
अब ये अबू आजमी का मैं बताता हूँ। अबू आजमी जहां से चुन के आते हैं वहां आजमगढ़ के इन्होंने 40-50 हजार वोटर्स ला लिए, क्योंकि ये है ना पूरे बंबई का सफाई का काम देखते हैं और बड़े मजबूत आदमी है और दबंग नेता है, ये बात तो ठीक है। लेकिन अब अभी वो है ना बीजेपी के लिटरली पेरोल पे चले गए, क्योंकि बीएमसी में वो बैठा हुआ है कौन, प्रशासक। जब हमारे पास बीएमसी तो वो हमारे पास थे। कर आदित्य ठाकरे कहते कि वो बीजेपी की बी टीम है, तो उन्होंने कह दिया। उनको बार बार पूछा फिर दूसरे पत्रकारों ने, क्या आप उनको क्रूर शासक समझते क्या? तो वो बोले नहीं, वो तो महान प्रशासक थे, उन्होंने तो अफगानिस्तान बर्मा तक लेके चले गए। मामला ऐसा है कि महाराष्ट्र के वो पिक्चर देखने के बाद तो नई पीढ़ी भी बहुत गर्म है, और जो रिपोर्ट महाराष्ट्र सरकार को आ रहे हैं गांव से, खेड़ों से, देहातों से, तो ये सब चीजों में लोगों का बहुत आक्रोश है। और इस आक्रोश को देखते हुए सदन ने, विधानसभा महाराष्ट्र ने उनको सस्पेंड किया है। और पहली बार वो अकेले पड़ गए, क्योंकि कांग्रेस, नहीं तो दिल्ली वाले कांग्रेस वाले उदित राज तरीके, राशिद तरीके लोग तो उनका समर्थन कर रहे हैं, लेकिन बचे हुए सब कांग्रेस ले लो, दोनों तीनों शिवसेना ले लो, सब लोगों ने हमने तो कहा था उसको, उनके निलंबन का समर्थन किया है। हमने तो कहा था कि इनको निकाल ही दो, और हमारी मांग तो यह है कि इनको आजमगढ़ ही भेज दो। तो बात ऐसी है कि महाराष्ट्र में रहना होगा तो संभाजी और शिवाजी को छत्रपति कहना होगा। अब मैं देखता था यश भारतीय साहब ने गोवलकर गुरुजी, सावरकर लेके आ गए। मैं अभी बता रहा हूं, यश भारतीय साहब ये एजेंडे में कांग्रेस भी फंस गया है। बीजेपी चाहती है हिंदू मुसलमान कटेंगे बटेंगे, और घूम फिर के सारे वो आदमी को हीरो बनाकर चला रहे ये लोग। आप समझ लो, डिसोन कर दो इनको, ये डिसोन कर दो। ये कैसा है, डिसोन कर दो। किशोर तिवारी जी का ये कहना है सीधे तौर पर। मेरे साथ में मोहम्मद इलियास शरफुद्दीन साहब हैं, उनको बताने की सहूलियत है कि औरंगजेब को वस्तुतः क्या समझा जाना चाहिए। इलियास साहब रोशनी देंगे आप, क्या मानते हैं आप? औरंगजेब, जिसके विषय में कहा जाता है कि वो पांचों वक्त का नमाजी था, औरंगजेब इस्लाम के अनुसार जीवन जीने की कोशिश करता था, पर एक वर्ग है जो औरंगजेब को कट्टरता के प्रतीक के तौर पर देखता है। आप किस दृष्टि से देखते हैं? मैं कहूंगा सत्यमेव जयते, सत्य जो है वो सदा जीतता है। तो मैं सत्य की दृष्टि से देखना चाहूंगा और दर्शकों को और दुनिया को दिखाना भी चाहूंगा। सबसे पहले एक बात समझ जाइए, सत्य और सत्ता की लड़ाई के लिए भाई ने भाई को मारा है, बेटों ने बाप को मारा है, बाप ने बेटों को मारा है। आदम अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम के दौर से लेके रामायण काल, महाभारत काल से लेकर अशोका के दौर से लेके आज तक भी हम देखते हैं कैसा सत्य के लिए या सत्ता के लिए लोग एक दूसरे को मारते हैं। प्रमोद महाजन का मर्डर हमारे सामने है, महाराष्ट्र से सगे भाई ने मार डाला था उनको। तो ऐसे कई केसेस आपको मिलेंगे। औरंगजेब भी सत्ता के लिए थे और शिवाजी महाराज अपने दौर में अपने इलाके के लिए लड़ रहे थे। अब वो दोनों की जो लड़ाई हुई, संभाजी भी रहे अपने शिवाजी महाराज की तरफ से, तो शिवाजी महाराज के एडमिनिस्ट्रेशन में कई मुसलमान लड़ रहे हैं औरंगजेब के खिलाफ, औरंगजेब के एडमिनिस्ट्रेशन और आर्मी में कई हिंदू लड़ रहे हैं शिवाजी महाराज के खिलाफ। ये एक बिल्कुल हिस्टोरिकल फैक्ट है, ये सत्य है और ये सत्ता के लिए हो रहा था उस वक्त। अब दूसरी बात, औरंगजेब को एज ए शासक देखना है तो उसके दौर में भारत की अर्थव्यवस्था कैसी थी? 33% जीडीपी पूरी दुनिया का भारत में था। भारत सोने की चिड़िया थी। ये मेरे अल्फाज नहीं है, ये अल्फाज है डॉक्टर मनमोहन सिंह से लेकर बहुत से इकोनॉमिस्ट के। और दूसरी बात, आप देखेंगे बॉर्डर्स कैसे थे।
तिब्बत से चाइनीज को जूते मार के निकाल के लद्दाख और तिब्बत को महफूज करके कैलाश मानसरोवर को आजाद कराकर लगभग मलबार से लेकर अफगानिस्तान तक अखंड भारत लाने वाला औरंगजेब था। तीसरी बात, अपने भाइयों को भी उसने मरवा दिया सत्ता के लिए, और जो भी अपोनेंट उसके खिलाफ खड़ा हुआ, दक्कन के राजा रहो या कोई रहो, उसने सबको निपट लिया अपनी सत्ता और शासन चलाने के लिए। अब उसमें कितना सही काम किया, कितना गलत काम किया, इसको एनालिसिस बराबर किया जा सकता है, इसका तज्जिया होना चाहिए, लेकिन उठाकर ब्लैक एंड व्हाइट में पेंट कर देना वो नायक था या खलनायक था, तो वैसे ही अगर हर एक को देख लेते बैठे तो मोदी जी के दौर में गुजरात के दंगे, कांग्रेस के दौर में भागलपुर के दंगे, अमित शाह के दौर में दिल्ली के दंगे, मासूम मर्द औरतें बच्चे मारे जा रहे हैं, बाबू बजरंगी या बीजेपी का आदमी कह रहा है कि मैंने औरतों के पेट काटे हैं, बच्चों को भाले पे उठाया है, महाराणा प्रताप की मुझे ऐसा महसूस हो रहा था मैं हूं। ये तमाम चीजें बताती है क्रूरता की हाइट को पहुंच गया था भारत के शासकों को लेकर। अब इन चीजों को एनालाइज कर क्या हम 95 लाख करोड़ जो स्टॉक मार्केट से खत्म हो गए पिछले 15 दिन में वापस ला सकते हैं क्या? 100 करोड़ हिंदुस्तानी जो महंगाई और बेरोजगारी से जूझ रहे हैं उनको बचा सकते हैं क्या? हमारे लद्दाख का 6000 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका चाइना से ले सकते हैं क्या? भारत के जो बच्चे बेड़िया डालकर अमेरिका से आ रहे हैं उनको रुका सकते हैं क्या? इस पर एनालिसिस करना ज्यादा अहम है। औरंगजेब हो, शिवाजी महाराज हो, मुसलमान हिंदू नहीं देखे वो लोग अपने दौर में अपनी रिक्वायरमेंट, अपनी क्या जरूरत थी देखे, इसीलिए बड़े बड़े जनरल शिवाजी महाराज के मुसलमान गुजरे, औरंगजेब के जनरल हिंदू गुजरे। अब इन चीजों को एनालाइज, बड़ा महत्वपूर्ण टिप्पणी की है इलियासी साहब ने, और इस पर सम्माननीय रत्नाकर सिंह जी की टिप्पणी बनती है। छत्रपति शिवाजी की सेना में कई मुसलमान नायक थे, औरंगजेब की सेना या व्यवस्था में तकरीबन 33% हिंदुओं की मौजूदगी थी। कैसे मान ले ये लड़ाई हिंदू मुसलमान के संदर्भ में थी? रत्नाकर जी, इस पर कोई दृष्टि आपकी? देखिए हिमांशु जी, जहां तक मेरी समझ है, मैं ये कहना चाहूंगा कि उस समय लोगों को अपने तरफ मिलाने का काम, दूसरे धर्म के लोगों को भी अपने तरफ मिलाने का काम किया जा, अशरफियों के लालच में, पैसों के लालच में, जागीर देने के लालच में उनको अपने तरफ मिला लिया जाता था। और ये मिलते भी थे, लोग आते भी थे, जाते भी थे। तो ये कहना सिर्फ कि हिंदू भी थे उसमें, मुसलमान भी थे, कहाँ हिंदू मुसलमान था, ये बिल्कुल गलत है। दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगा, नायक और खलनायक की बात अभी उसको बेमानी बता रहे थे हमारे मुस्लिम स्कॉलर जो हैं यहाँ। माननीय योगी जी ने सदन में एक बयान दिया है और उस बयान को भी जरा गंभीरता से सुनना चाहिए। उन्होंने बड़े जिक्र किया है कि शाहजहां ने एक किताब में, एक इतिहासकार ने अपने किताब में लिखा है, शाहजहां ने कहा है कि किसी भी बाप को औरंगजेब की तरह पुत्र नहीं मिलना चाहिए, जो पानी की एक एक बूंद के लिए तरसा दिया, ऐसा पुत्र भगवान, अल्लाह, ऊपर वाला जो भी लिखा हो उन्होंने, किसी को नहीं। ये दर्शाता है एक पुत्र के बारे में जब पिता इस तरह से वाक्यात लिखते हैं तो निश्चित रूप से। मैं रत्नाकर जी आपको थोड़ा इतिहास के संदर्भ में और ले चलता हूं। ये जो शाहजहां के संदर्भ में आप कोट कर रहे हैं ना कि अपने बाप को तरसा दिया, इस शाहजहां ने भी अपने बाप जहांगीर के खिलाफ बगावत की थी, इतिहास के पन्नों में दर्ज है, सत्ता के लिए। और जो माननीय जहांगीर थे, उन जहांगीर ने भी अपने पिता अकबर के खिलाफ बगावत करने की कोशिश की थी। तो इन सबके अपने कर्म, अपने तरीके अलग अलग तरीके से किस्सों में बिखरे हुए हैं। पर हम आज के संदर्भ में बात करते हैं, जानना ये चाहते हैं आपसे रत्नाकर जी, वापस दोहराता हूं अपने सवाल को, कि हम एक स्वतंत्र संप्रभु राष्ट्र के नागरिक होने का अधिकार रखते हैं। संविधान के अनुसार हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। हम उस संस्कृति के वाहक हैं जिसके अंतर्गत विचारों के प्रकटीकरण की स्वतंत्रता शुरू से रही है। आज आप अबू आजमी के एक बयान पर जैसी आपत्ति व्यक्त कर रहे हैं, अगर कहीं कबीरदास जी आपके दौर में आ गए होते तो वो तो जेल की कोठरियों में दिखाई देते।
कबीरदास जी तो लिख गए, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भया ना कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। आप तो इस पर भी सवाल उठा दोगे, इसने हमारे पोथियों को गाली दे दी। अच्छा हुआ कबीरदास जी 600 साल पहले निकल गए। क्या कहते हैं रत्नाकर जी, गलत दिशा में तो नहीं जा रहे हम? अगर ये देश विमर्श से ही बचने लगेगा तो जो इतने वेद, इतने ग्रंथ हमारे पास ज्ञान के हैं, उनका तो हम सृजन ही नहीं कर सकते, क्योंकि हम तो किसी विचार को स्वीकार करने के लिए तैयार ही नहीं, विचार करने के लिए। हिमांशु जी देखिए, इतिहास के पन्नों में देखिएगा अगर, तो हिंदू धर्म के रक्षार्थ हेतु जिन्होंने हर कुर्बानियां दी, हर तरह की कुर्बानियां दी, लेकिन कभी मुसलमान का धर्म, इस्लाम धर्म कभी कबूल नहीं किया। और उनकी बदौलत, उन छत्रपतियों की बदौलत, उन वीर योद्धाओं की बदौलत हम आज यहां पे बैठ करके कलावा हाथ में पहनते हैं, अपने गले में रुद्राक्षी में माला पहनते हैं, मंदिरों में जाकर पूजा कर पाते हैं, तो उन छत्रपतियों की वजह से, उन शूरवीर योद्धाओं की वजह से आज हमको ये सारी चीजें पता है। लेकिन अगर वो नहीं रहते और कहीं पे अगर इस्लाम धर्म कबूल कर लिए तो शायद ये परिस्थितियां अलग होती। उनके बारे में अगर कोई इस तरह का वक्तव्य करता है जिसको हम देवता के समान पूजते हैं, देव तुल्य मानते हैं, अगर कोई वक्तव्य देता है इस तरह का, तो निश्चित रूप से वह पाप और श्राप और जेल का भी अधिकारी है। और निश्चित रूप से जिसने अपनी मिट्टी के लिए, अपने सल्तनत के लिए हर तरह की कुर्बानियां दी, उसके खिलाफ अगर कोई व्यक्ति इस तरह की बात करता है तो उस पर देशद्रोह का मुकदमा लगना चाहिए। और देशद्रोह के मुकदमा। अच्छा, एक बात बताइए रत्नाकर जी, आप तो भावनाओं के उबार में हैं, आपकी संवेदनाएं, आपकी सद्भावनाएं छत्रपति महाराज और उनके परिवार के प्रति अभिनंदनीय है, पर इतिहास के पन्नों में जाते हैं ना, तो छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशजों को उनके प्रधानमंत्रियों ने, मतलब पेशवाओं ने ही निस्तेज कर दिया था, है ना? आपको इतिहास के पन्नों में जानकारी होगी। नाम के राजा बनाकर छोड़ दिया था और पूरी सत्ता को हस्तांतरित कर दिया था। उन पेशवाओं के प्रति भी आपकी उतनी ही नाराजगी है ना जितनी अबू आजमी के प्रति है। कैसी तौहीन की है इन्होंने, तो वैसी आपकी नाराजगी है कि नहीं है? छत्रपति महाराज के आने वाली पीढ़ियों के साथ में इस तरीके का व्यवहार, क्या कहते हो रत्नाकर जी, इस पर भी इतने नाराज हो ना आप? जी, निश्चित रूप से आपने पेशवाओं की बात कही है। मैं उस पर आना चाहूंगा कि पेशवा हो चाहे मराठा, इन दोनों लोगों ने काम जो किया है वह अपनी भूमि की रक्षा के लिए काम किया, अपने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए काम किया, अपने सल्तनत को दिल्ली तक पहुंचाने का, फैलाने तक का काम किया है। उन पेशवाओं को, उन मराठाओं को सम्मानित करने का हर व्यक्ति का एक फर्ज बनता है कि वह उनको सम्मानित करे। योग्यता के आधार पे हमेशा से राज दिए गए हैं और उनको निस्तेज करने का या उनको तेजस्वी बनाने का काम किया गया है। तो ये कहना कि निस्तेज कर दिया गया है, लेकिन काम जो पेशवाओं ने किया है वो भी तो वही मातृभूमि के लिए किया है, वही तो धर्म के लिए रक्षार्थ हेतु किया है। तो पेशवाओं के ऊपर उंगलियां नहीं उठानी चाहिए। मराठाओं ने जो काम किया वही पेशवाओं ने काम किया और दोनों ने मिलकर के हिंदू धर्म के लिए काम किया, इस मातृभूमि की रक्षा के लिए काम किया और मुगलिया सल्तनत को खदेड़ने का काम किया। मुगलिया सल्तनत को खदेड़ना किया रत्नाकर जी का कहना। मैं आखिरी बातचीत के लिए एक बार फिर सम्माननीय यश भारती जी के पास आना चाहूंगा। क्या कहते हैं भारती जी, अबू आजमी जी को उत्तर प्रदेश बुलाना चाहेंगे? योगी आदित्यनाथ जी की बहुत इच्छा है। क्या आपको लगता है कि योगी आदित्यनाथ जी ने अबू आजमी को उत्तर प्रदेश बुलाकर दरअसल महाराष्ट्र की भाजपा नेतृत्व वाली सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है? योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश विधानसभा के माध्यम से पूरे देश को बताया है कि दमदार सरकार जो चलती है वो केवल उत्तर प्रदेश में चलती है।
ये देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में जो महाराष्ट्र में सरकार है इसमें दम नहीं है। क्या कहते हैं आप इस संदर्भ में, इस ललकार पर आपकी टिप्पणी? डॉक्टर साहब, मैं आपकी बात पे जरूर टिप्पणी दूंगा, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी के साथी को सुन रहा था, आपने उनसे सवाल किए तो वो शिक्षा पद्धति पे बहुत बोल रहे थे, और इनको बताना चाहिए कि सरकारी स्कूल तो आप बंद कर रहे हो, नई भर्तियां शिक्षकों की आप कर नहीं रहे, पढ़ाओगे किनको? किनको पढ़ाओगे? कौन सा इतिहास पढ़ाओगे जब आप स्कूल बंद कर रहे हो, नई भर्तियां नहीं कर रहे हो? कहां पढ़ाने की बातें करने लगे भाई? और दूसरा, इनसे पूछिए कि ये मुगलों के खिलाफ जो इतनी बातें कर रहे हैं, ज्ञानवर्धन कर रहे हैं लोगों का, मुगलों को भारत में बुलाया किसने था? इन्हीं के भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के विचारक जैसे लोगों ने। ब्रिटिश शासकों के खिलाफ कौन खड़ा था? ये तो उनके साथ खड़े थे। जब नमक आंदोलन महात्मा गांधी जी ने शुरू किया तो आरएसएस ने लिखित में कहा कि हम शामिल नहीं होंगे, हमारे लोग शामिल नहीं होंगे। तो गद्दारी तो इनके इतिहास में लिखी, ये एक बड़ा इतिहास है और इतिहास को बदला नहीं जा सकता। ये उन इतिहासकारों के साथ कभी खड़े नहीं होंगे क्योंकि ये डरते हैं। और मैं पुनः, जैसे इन्होंने आबू आजमी साहब के साथ बात की, मैं शर्मसार होकर के आपसे माफी मांगता हूं कि आपके चैनल पे मैंने वो राम भगवान का जिक्र किया, लेकिन मैं शर्मसार हूं। ये किताब इनके विधायक ने छापी है जिसको ये कैबिनेट मंत्री का दर्जा करते हैं, वही प्रतिबंध निकाल दे भारतीय जनता पार्टी ने, जो प्रभु राम के बारे में, उनके माता पिता के बारे में, उनके जन्म के बारे में ऐसी अशोभनीय बातें किताबें छाप छाप करके की हुई है, जिन्होंने निकाले भारतीय जनता पार्टी से, दम दिखाए जो अबू आजमी साहब के पास दिखा रहे हैं। नहीं तो ये भी वही क्रूरता है जो मैंने पहले कही थी, और ये क्रूर शासक है। इस बात की भी कोई बात कहने की नहीं है। जो आंदोलन करेगा, उत्तर प्रदेश में शिक्षा भर्ती के लिए 70,000 लोग खड़े हुए हैं। मोदी जी कहते हैं हमने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दे दिया। वो संवैधानिक दर्जा कह रहा है भर्ती करो, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट कह रहा है भर्ती करो, लेकिन उत्तर प्रदेश के क्रूर शासक कह रहे हैं हम भर्ती नहीं करेंगे, हम संवैधानिक संस्थाओं को भर्ती नहीं करेंगे। रत्नाकर जी से लेना है। देखो रत्नाकर जी, इसका तो उत्तर आप दो। इस बात पर आप उतने ही नाराज हो जितना अबू आजमी के बयान पर हो। महाराष्ट्र में शासन भारतीय जनता पार्टी का देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में, और योगी आदित्यनाथ लखनऊ में चिल्लाकर बोल रहे हैं अबू आजमी को यहां भेजो, हम ठीक करते हैं। सीधे सीधे बता दिए कि आप लोगों में दम नहीं है महाराष्ट्र की सरकार में, अबू आजमी को ठीक हम कर पाएंगे। देखिए, ऐसा लगा आपको ये सुनकर? फडणवीस जी ने अभी जो बजट सत्र चल रहा था उसमें भी उन्होंने स्पष्ट रूप से बयान दिया है कि इस तरह के कोई भी व्यक्ति जो ऐसा कृत्य करेगा, जो हमारे देवतुल्य छत्रपतियों को अपमानित करेगा, उसको जेल में डालने का काम जरूर किया जाए। तो हमारे सरकार, एक मिनट रुकिए, मैं आपको एक बार फिर योगी आदित्यनाथ जी का बयान सुनवाता हूं, शायद आपको मदद मिलेगी। एक बार सुनिए योगी आदित्यनाथ क्या बोल रहे हैं। हाँ, जिनका आचरण औरंगजेब जैसा है वे लोग औरंगजेब पर गौरव की अनुभूति करें। भारत की आस्था पर प्रहार करने वाला दुर्दांत, धर्मांत, क्रूर शासक, उसको समाजवादी पार्टी आदर्श मानती है। ये समाजवादी पार्टी का नेता, आपका विधायक घोषणा करो ना, उस कमबख्त को निकालो पार्टी से, उसको एक बार यूपी भेज दीजिए, बाकी उपचार हम अपने आप करवा लेंगे। अब बताओ, देखो आपसे उपचार नहीं हो पा रहा है, योगी आदित्यनाथ जी को विधानसभा में कहना पड़ रहा है यहां भेजो, हम करते हैं। आप अपनी इस लाचारी पे क्या कहते हो रत्नाकर जी? ये तो हिमांशु जी आक्रोश है। जो हिंदू धर्म को मानता है, जो मातृभूमि से प्रेम करता है, जो ऐसे मुगलिया सल्तनत को नेस्तनाबूद करने की सोच रखता है, उनके नाम को खत्म करने की सोच रखता है, आक्रोशित तो होगा ही ना। ऐसे मुगलिया सल्तनतों को आदर्श मानने वाले लोग जब ऐसी मुगलिया सल्तनत के संस्थापक बाबर के नाम पर दिल्ली में सड़क बनाकर हम लोग रहेंगे और सदन में गुस्सा महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में दिखाएंगे तो देश भ्रमित नहीं होगा तो क्या होगा? बेहतर होगा कि देश में जो हुक्मरान है वो एक बार तय करे कि देश को ले जाना कहां चाहते हैं। अगर अपने इतिहास से इतनी ही घृणा है तो उन कारणों को खत्म कीजिए जिसके चलते इस देश में अगर पृथ्वीराज पैदा हुए तो उस पृथ्वीराज को खत्म करने के लिए जयचंद भी हमारे बीच में हुए। उन जयचंदों की पैदावार देश में ना हो, उस प्रकार का किरदार देश में तैयार होना चाहिए, वो संस्कार तैयार होना चाहिए। इतिहास के पन्नों को फाड़ देने से इतिहास नहीं बदल जाएगा।
अगर औरंगजेब ने इस देश पर 50 साल तक हुकूमत की तो किन कारणों से की, इनको जानने की जरूरत है, बजाय इसके कि हम इस इतिहास को बदल दें कि औरंगजेब यहां पर 50 साल राज किया। इस सोच में बदलने की जरूरत है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस विमर्श का हिस्सा बनने के लिए। लेकिन इतना तय है कि अभिव्यक्ति की आजादी को इस तरीके से खारिज नहीं किया जा सकता। अगर किसी व्यक्ति ने कोई तर्क दिया है तो तर्क से ही उसकी बात को खारिज किया जाना चाहिए, जब तक बात मर्यादा के अंदर हो रही है। उम्मीद है इस देश में विमर्श के लिए गुंजाइश बनी रहेगी। भारतीय जनता पार्टी में तो वैसे भी विचारवान लोगों की कमी नहीं है। वह तर्क के साथ बात करने के संस्कार को जीते आए। उम्मीद है वो तर्क के माध्यम से इस देश को समझाने में सफल होंगे कि औरंगजेब ने अपने शासनकाल में इस देश के साथ क्या किया। समय है अब आज के शेर का। हमारा आज का शेर इस विषय को लेकर कुछ यूं अपनी बात कहता है कि जब तलक सांस है, भूख है, प्यास है, यही इतिहास है। जब तलक सांस है, भूख है, प्यास है, यही इतिहास है। रख के कांधे पे हल, खेत की ओर चल, जो हुआ सो हुआ। निदा फाजली ने जो ये बात कही थी वो इस रूप में थी कि भविष्य को लेकर संवारने की कोशिश की जाए, ना कि इतिहास को लेकर केवल विलाप किया जाए। इसी के साथ अब मुझे याद, कल फिर मिलते हैं नए विषय के साथ। तब तक के लिए सदा प्रणाम।